Hello everyone, welcome to another session on matrices and determinants, and today we are going to discuss the top questions from JEE Main 2023. अब 2023 में दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा थी। पहला हाई पावर्स ऑफ मैट्रिसेस, कि एक मैट्रिक्स देके उसकी बड़ी सी पावर के लिए सॉल्व करने के लिए बोला गया, और ये तो मैंने आपको बताया था कि जेई का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, ये हर साल पूछे जाते हैं यहाँ से। तो यस, एंड सेकेंड टॉपिक इज नंबर ऑफ मैट्रिसेस, कि जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट का यूज करके नंबर ऑफ मैट्रिसेस मुझे फाइंड करने होते हैं। तो ये भी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। 2024 में हालांकि वहां से क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट 2023, 2022, 2021 हर साल नंबर ऑफ मैट्रिसेस में से भी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डन। तो इन दो टॉपिक्स की वेटेज सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, ये भी हर साल रिपीट होते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, इनमें से भी 2023 में भी आए थे। ओके डन। तो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन, साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना, जिसका भी आंसर आ जाएगा साथ में कमेंट्स करते जाना। और अगर आपको लगेगा ना कि किसी क्वेश्चन का आपने डिफरेंट मेथड यूज करा है, मैंने डिफरेंट मेथड बताया है, तो वो भी कमेंट्स में एक बार लिख के बता देना कि भाई इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व करा जा सकता था। तो बेसिकली पार्टिसिपेट करना, साथ में सिर्फ बैठ के देखना नहीं है। डन। तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स let A matrix is given, then the sum of the diagonal elements, sum of the diagonal elements का मतलब क्या होता है? ट्रेस होता है सर ये तो चाहे ये पूछ लिया जाए चाहे ट्रेस पूछ लें, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A प्लस आई की पावर 11। तो पहली चीज ही नोटिस कर पा रहे हैं कि सर बड़ी पावर आ गई है। तो एक बात तो पक्की है कि पूरी कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा बैठ के कि पहले पावर 2 सॉल्व करें, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अप टू 11। क्या करना होता है बड़ी पावर के लिए कि सर पावर 2 सॉल्व कर लूंगा, पावर 3 सॉल्व कर लूंगा, कोई ना कोई पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गए तो जनरलाइज कर देंगे उसके बाद। तो यही करना होता है हमेशा। यस, तो करें ट्राई। ठीक है, करते हैं। और देखो मुझे ना दो तरीके नजर आ रहे हैं इसको स्टार्ट करने के। क्या? मेथड 1 तो ये हो सकता है कि सर ये जो a प्लस आई वाला मैट्रिक्स है ना, पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूं। तो पहले a प्लस आई वाला मैट्रिक्स फाइंड करो, इसको कुछ मान लेते हैं, b मान लेते हैं लेटर से। ये तो फाइंड कर ही लेंगे ना, a मैट्रिक्स मेरे पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होता है, दोनों को ऐड कर देंगे, b मैट्रिक्स आ जाएगा। चाहिए क्या मुझे? b की पावर 11 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? b स्क्वायर फाइंड करूंगा, b क्यूब फाइंड करूंगा, b की पावर 4। पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जनरलाइज कर देंगे। एक तो ये तरीका नजर आ रहा है कि a प्लस आई वाला पूरा मैट्रिक्स फाइंड करा, उसके लिए मैंने पावर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं कि सर एक काम करते हैं, a प्लस आई को छोड़ दो, इसको ना बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेते हैं। ये दो तरीके नजर आ रहे हैं। और जब भी मेरे पास बाइनोमियल का ऑप्शन होगा ना, मैं हमेशा पहली प्रेफरेंस इसको दूंगा। दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा यही है कि जो क्वेश्चन बाइनोमियल से सॉल्व हो सकते हैं वो अगर मैं बाइनोमियल से करूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान बनती है। डन। तो करना क्या है? बाइनोमियल से एक्सपेंड करो, क्या होगा चेक करो। बाइनोमियल तो लगानी आती है सबको, वैसे हो जाएगा एग्जैक्टली। और देखो एक और बड़ी मजे की चीज बताता हूं आपको कि मैट्रिसेस में ना हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पॉसिबल नहीं होता। कब पॉसिबल होता है? जब ये वाली दोनों जो मैट्रिसेस है ना, ए और आई, ये कॉम्यूटेटिव हो। सो इफ ए एंड आई आर कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो ये बात याद रखना, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक दो मैट्रिसेस आपस में कॉम्यूटेटिव नहीं है, तब तक कोई भी आइडेंटिटी उनमें एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको पता ही है कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, मैट्रिसेस में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी नहीं लिख सकते। क्या होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ऐसे होता है ना। यस। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सिर्फ लिखना तभी पॉसिबल है अगर ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाएं, अगर दोनों मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव हो जाएं, उसी केस में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वैलिड होंगी, उसी केस में ही बाइनोमियल भी वैलिड होगी। तो इस केस में क्योंकि मुझे पता है कि हाँ जी सर कॉम्यूटेटिव है, तो बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, 11c0 a की पावर 11, 11c1 a की पावर 10, ऐसे बनता जाएगा। कहां तक जाएगा? 11c10 a की पावर 1 एंड फाइनली 11c11, आइडेंटिटी की पावर 11, तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सपेंशन बन गई है।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ए की पावर्स के लिए चेक करना पड़ेगा कि सर ए स्क्वायर अप टू ए की पावर 10 ए की पावर 11। तो दैट मीन्स बी के लिए सोल्व करने के बजाय अब मैं ए के लिए चेक करूंगा, और चेक करना मुझे आता है कि सर ए स्क्वायर फाइंड करेंगे ए क्यूब फाइंड करेंगे, कुछ ना कुछ पैटर्न आ जाएगा। तो देखो करते हैं जल्दी से। ए स्क्वायर देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर विल बिकम 100। चेक करो जल्दी से, ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड करके देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। और 3 क्रॉस 3 का है तो मल्टीप्लाई करने में कई बार हम गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो क्या आ रहा है स्क्वायर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी 0 आ गया। अच्छा इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही है कुछ तो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 ये भी 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बनेगा 16 माइनस 12 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 + 3 -1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम 48 - 36, थर्ड रो थर्ड कॉलम -12 + 9 -3। मजा आ गया सर, ये तो किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर ही आ गया। तो अब तो ना मुझे ए क्यूब भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर की वैल्यू ए आने का मतलब क्या कि ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए करूंगा सर मैं, ए स्क्वायर की वैल्यू तो ए ही है तो ए स्क्वायर ही बन गया, और ए स्क्वायर ए के बराबर। तो देख रहे हो कि अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई ना तो ए क्यूब ऑटोमेटिकली ए के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली ए की पावर 4 ऑटोमेटिकली ए के बराबर आ जाएगा। इन जनरल वी कैन से कि ए की पावर n तो ए के बराबर आ जाएगा। तो ये पैटर्न भी याद रख सकता हूं मैं नेक्स्ट टाइम से कि जब भी ए स्क्वायर की वैल्यू ए है तो ए की पावर एनीथिंग वुड बी इक्वल टू ए ओनली। और ऐसे मैट्रिक्स के एक स्पेशल नाम भी तो होता है, पता है क्या मुझे, याद रखा करो, अगर एग्जाम में आ गया नाम की हेल्प से पता चल जाना चाहिए मुझे। इनवॉलंटरी बोलते हैं इसको। ये गलत बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं, सो सॉरी। देखो ये दो नाम्स है जिसमें कंफ्यूजन होती है, मैंने वही काम कर दिया। ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है आइडेम्पोटेंट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सर ए स्क्वायर बराबर ए होगा, दैट मींस ए की पावर n बराबर ए होगा। इनवॉलंटरी कौन सा होता है, जिसमें ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर होती है, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। यस ठीक बात है। अच्छा क्या करा जाए अब तो हो ही गया सर, सारी जो पावर्स हैं ए के बराबर आ जाएगी तो मैं रिप्लेसमेंट कर दूंगा। तो देखो हमारा a प्लस आई की पावर 11 अब क्या बन गया, सो दिस बिकम्स a प्लस आई की पावर 11 इज इक्वल टू, देखें देखते हैं चलो, ये बन गया 11c0 टाइम्स a, 11c1 टाइम्स a प्लस अप टू 11c10 टाइम्स a। तो इन सब में से तो a कॉमन आ जाएगा, तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। सो दिस इज इक्वल टू a इज कॉमन, ब्रैकेट में 11c0 प्लस 11c1 प्लस अप टू 11c10, और साथ में प्लस आई एक्स्ट्रा। इसकी वैल्यू बता सकते हैं, पता है सर बाइनोमियल थ्योरम से सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, 2 की पावर n होता है, बट यहां पे एक मिसिंग है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 11 - 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, सो दिस इज इक्वल टू a टाइम्स 2 की पावर 11 - 1 प्लस आई। ये चीज आ गई है a प्लस आई की पावर 11। और क्या पूछा गया था मेरे से, इसकी ट्रेस पूछी गई थी। यस तो ट्रेस की प्रॉपर्टी लगा देता हूं मैं तो चाहूं तो, चाहूं तो ना यहां पे कर लेते हैं, देखो। सो ट्रेस ऑफ दिस थिंग a प्लस आई की पावर 11 कितना बनेगा, इस सारे की ट्रेस, और इसकी अगर मैं ट्रेस लगाऊंगा तो ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर ये वाला स्केलर नंबर बाहर आ जाएगा। सो 2 की पावर 11 - 1 इंटू ट्रेस ऑफ a और प्लस ट्रेस ऑफ i। तो ट्रेस की प्रॉपर्टीज भी काफी बार काम आ जाती है, पता होनी चाहिए, बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। ट्रेस ऑफ ए तो मुझे पता ही है, कितनी है ट्रेस ऑफ ए, यहां से देखो 4 + 1 5, 5 - 3 is 2, तो ये आ गया 2 टाइम्स 2 की पावर 11 - 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ट्रेस 1 + 1 + 1 3, तो कितना आ गया ये 2 की पावर 12 + 1, ये आंसर आ गया। यस 2 की पावर 12 कितना होता है, 4096 होता है, सो द आंसर विल बी 4097, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। डन, सही बात है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, एक तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी आई मुझे यहां पे, दूसरा
पैटर्न पता चल गया कि सर जब हायर पावर होती है तो पावर्स करके देख लेते हैं, पावर 2 पावर 3, बट जब भी मेरे पास ए स्क्वायर इक्वल टू ए वाली सिचुएशन आएगी मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा, ए टू द पावर एन विल बी इक्वल टू ए ओनली। उसके बाद ट्रेस की प्रॉपर्टीज का यूज कर लिया हमने, काफी कुछ कवर हो गया इसमें, राइट? ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। लेट ए मैट्रिक्स इज गिवन, ठीक है, बी मैट्रिक्स इज गिवन, बी मैट्रिक्स कैसे दे रखे? 3 के प्रोडक्ट में दे रखे, ओके डन। ऐसा भी ना काफी बार पूछा जाता है, ये भी काफी कॉमन सा पैटर्न है कि B इज इक्वल टू पी ए क्यू, ऐसा कुछ दे दिया, या पी ए पी ट्रांसपोज, पी ए पी इनवर्स, ऐसा खूब पूछा जाता है। उसी टाइप की सिचुएशन लग रही है। क्या पूछा गया? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अच्छा, फिर से सिमिलर सिचुएशन चल रही है सर कि ये जो फाइनल मैट्रिक्स मेरे से पूछा गया है ना, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा समीशन को, तो बी की बड़ी पावर्स की बात हो रही है, पावर 50 तक जा रही है, तो करना तो वही पड़ेगा कि बी दे रखा है, बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, बी क्यूब फाइंड करेंगे, जनरलाइज करने की ट्राई करेंगे। डन, ठीक बात है। तो कहां से स्टार्ट करें? बी को जनरलाइज करना है मुझे। दो तरीके हो सकते हैं। मेथड 1 तो क्या कि सर ये मैट्रिक्स तो है ही है मेरे पास, ए मैट्रिक्स भी है ही है, यहां पे पुट कर देते हैं कंप्लीटली फाइंड मैट्रिक्स भी, सो फाइंड बी डायरेक्टली बोल देते हैं, कंप्लीटली बोल देते हैं, एक ही बात है। तो कुछ मैंने दिमाग नहीं लगाया, ए मैट्रिक्स गिवन था, यहां पे वैल्यू पुट कर दी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बी मैट्रिक्स आ गया, उसकी पावर्स को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि अगर मैं इतनी मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाह रहा तो क्या करूंगा, इनको कुछ नाम दे देते हैं। देखो, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। ऐसा मैं क्यों करके दिखा रहा हूं? क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है और भी काफी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, काफी क्वेश्चंस में यूज होता है ये। तो देखो कैसे डील करते हैं इसके साथ। बी मैट्रिक्स क्या है? P इक्वल पी ए क्यू, ये मैट्रिक्स है। अब इसी फॉर्मेट में इसकी हायर पावर्स को सोल्व करना स्टार्ट कर दो। बी स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा? पी ए क्यू पी ए क्यू, बी इंटू बी ऐसी होता है, तो सिंपली ऐसे लिख दिया पी ए क्यू पी ए क्यू। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये जो Q इंटू पी बन रहे हैं ना बीच में, इसको सोल्व करूंगा मैं बैठ के। क्या इसकी वैल्यू कुछ स्पेशल मैट्रिक्स आ रही है? और काफी बार क्या होता है, यहां पे हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता होता है। तो चेक करते हैं एक बार जल्दी से, Q इंटू पी कैसा बनेगा। सो वी आर गेटिंग Q इंटू पी, देखो -1 -2 1 एंड 1, और P मैट्रिक्स इज 1 2 -1 -1। कितना बन गया ये? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0। हाँ जी, आइडेंटिटी बन रहा है, सही बात है, बस बन गई बात। इसका मतलब बी स्क्वायर कैसा बन गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आई हो गया, ए इंटू ए वुड बी ए स्क्वायर, सो पी ए स्क्वायर क्यूब। सेम तरीके से बी क्यूब अगर मैं सोल्व करूंगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर बी स्क्वायर इंटू बी, फिर से वैसे ही होगा कि सर P इंटू क्यू, तो ना सॉरी Q इंटू पी तो आई बन गया, आइडेंटिटी क्या आ गया? P ए क्यूब Q आ गया। पता चल गया कि B की पावर n जनरलाइज करेंगे तो B की पावर n क्या आ गया? P a की पावर n Q। तो ये पैटर्न मैं याद रख सकता हूं नेक्स्ट टाइम से। यस, ठीक बात है। तो B की पावर n तो आ गया मेरे पास। मुझे क्या चाहिए था? इसी का तो समीशन चाहिए, P a की पावर n इंटू क्यू। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि सर a की पावर n नहीं पता। अगर मुझे b की पावर n फाइंड करने है तो ये चीज क्या बन गई है? सिग्मा p a की पावर n क्यू। अब इसका सिग्मा सोल्व करना है ना मुझे, n इज इक्वल टू 1 से लेके 50। तो ये तो मैं तभी फाइंड कर पाऊंगा जब मेरे पास a की पावर n होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? a की पावर n फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सेम काम करना पड़ेगा, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 एंड सो ऑन। तो चाहो तो बैठ के कर लो, बट 2024 वाले सेशन में हमने सीखा था कि जब भी मेरे पास ये वाला पैटर्न होता है ना, याद आया क्या? 1k01, तो इसकी a की पावर n क्या होती है हमेशा? 1nk01। तो वही चीज है ये। यस, तो a की पावर n मुझे पता है ऑलरेडी। डन, तो यहां पे लिख देते हैं, चेक करो क्या बनेगा ये, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 50, सो सॉरी, यस, सो दिस विल बिकम सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 50 p टाइम्स a की पावर n इंटू क्यू। ये चीज है ना,
अब ये सोल्व करना है मुझे, पी ए की पावर एन इंटू क्यू, कर लेते हैं इसको तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई तो मुझे करना ही पड़ेगा, देखो और कोई चॉइस नहीं है। अब ये हो गया हमारा पी ए की पावर एन, ए की पावर एन वहां से आ जाएगा, सो 1 एन इंटू के, के की वैल्यू है 1/51 और दिस इज 0, दिस इज 1 इंटू क्यू, क्यू कितना है -1 -2 1 एंड 1, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद उसका सिग्मा ले लिया जाएगा। डन, करते हैं, क्या बनेगा, पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी दो को कर लो, या तो इन दो को कर लो या इन दो को कर लो, डजंट मैटर। क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो n/51 + 2, ध्यान से करना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 -n/51। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, कर दो। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस दिस n/51 + 1 आ रहा है शायद, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम n/51, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -n/51, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -n/51, ऐसा कुछ आ गया। ये आ गया हमारा b की पावर n, p a की पावर n इंटू क्यू था, b की पावर n आ गया ये। अब इसका सिग्मा चाहिए, सिग्मा का मतलब वही कि सर b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, तो अगर मुझे सिग्मा b की पावर n फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 1 से लेके 51, तो क्या हो जाएगा, सबका समीशन आ जाएगा। यस, 1 से लेके 50 था, सॉरी 51 नहीं है ये, बस अब तो समीशन लगाना है और कुछ भी नहीं करना। तो देख के बताओ, इसका अगर मैं समीशन लगाऊंगा 1 से लेके 50 तक, क्या होगा कि सर 1 का समीशन 50 बार करेंगे 50 आ गया, इसका करेंगे क्या बन जाएगा, ये 1/51 इज कॉमन, समीशन ऑफ n का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा देखो एक ना और बढ़िया चीज आ रही है दिमाग में कि सर एक तो चलो ठीक है, ये तरीका हो सकता है कि सबका मैं इंडिविजुअली सिग्मा लगाऊंगा फिर बैठ के सोल्व करूंगा, बट एक बेटर तरीका भी तो है मेरे पास, इसको छोड़ देते हैं। सोच के देखो मुझे क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ b की पावर n वाला जो मैट्रिक्स है ना, उसके सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए, तो क्यों ना इसका यूज करूं मैं, कि सर हम एक काम करते हैं, जो b के पावर n के एलिमेंट्स है इनका सम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सिग्मा लगा लेंगे। सेंस बन रहा है इस बात का। तो एक तरीका तो सोचने का क्या हो सकता है, मेथड 1 तो क्या कि पहले मैं सिग्मा ऑफ b की पावर n फाइंड करूं, फिर उसका सम ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करूं, जैसे हम पहले करने की ट्राई कर रहे थे, बट उसमें कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा बन गई थी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले मैं इसी का सम ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लूं, उसके बाद सिग्मा ले लूं, बात तो एक ही है। चाहो तो तुम लिख के देख लेना इसको, एक्सपेंड करके b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, सोच के देखो। अगर मैं सबका पहले डायगोनल पहले सारे एलिमेंट्स का सम लेता जाऊं, बाद में ऐड कर दूं, बात तो एक ही बनेगी वो। तो वही काम कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। तो पहले क्या करो, सम ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लो सारा, b की पावर n का कितना आएगा, ये ऐड करेंगे तो काम हो गया सर, बात ही बन गई। n/51 माइनस n/51 कैंसिल आउट, n/51 + 1, 1 - n/51 2 आ गया। तो क्या पता चला कि सर जितने भी मैट्रिसेस होंगे b की पावर n टाइप के, सबका एलिमेंट्स का सम तो 2 ही होगा, फिक्स हो गया, n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो जब सबको ऐड करेंगे सिग्मा लगा देंगे, तो सिग्मा b की पावर n के सारे एलिमेंट्स का सम कितना आ जाएगा, सिग्मा ऑफ 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 से लेके 50, ये आंसर आ गया। तो 2 + 2 + 2 करते जाएंगे, 50 बार करेंगे, 100 आंसर आ जाएगा। देख रहे हो कितना आसान हो गया हमारा काम। ओके डन, ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। तो अगेन ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से मैं अपना टाइम सेव कर सकता हूं। ओके फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए मैट्रिक्स इज दिस। अब इस वाले मैट्रिक्स को देख के एक चीज मेरे दिमाग में आती है, क्या, किस टाइप की सिचुएशन है, देखो ये ना कुछ भी रैंडम सा नहीं दे रखा, ये मत सोच के चलो करो कुछ भी दे दिए जो भी मन में आया, ऐसे अंडर रूट वाली टर्म्स है, कुछ सोच के लिखी जाती है हमेशा। क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों 1 के बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली सिचुएशन है। तो इसको देख के ना एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि सर ये वाला जो मैट्रिक्स होता है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा,
ये पैटर्न याद रखो। ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके लिए भी मेरे पास एक रूल होता है कि a की पावर n जब मैं इसमें करता हूं ना, इसका रिजल्ट ये आता है हमेशा कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कोस n अल्फा। याद रखूंगा मैं, काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइप का मैट्रिक्स होता है, पावर n सॉल्व करनी होती है, तो मैं तो याद ही रखता हूं हमेशा कि जो पावर होती है वो एंगल के अंदर चली जाती है। तो ये भी मुझे उसी फॉर्मेट का लग रहा है कि सर अगर दोनों के स्क्वायर का सम 1 के बराबर है ना, तो इसको तो मैं कोस अल्फा मान सकता हूँ, इसको साइन अल्फा मान सकता हूँ अगर जरूरत पड़ेगी तो। चांसेस तो वही लग रहे हैं कि वही पूछा जाएगा क्योंकि इस टाइप का मैट्रिक्स दे रखा है। चलो आगे चलते हैं। मैट्रिक्स बी दे रखा है इस टाइप में, ठीक है, वेयर आयोटा इज रूट ऑफ -1 इफ मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू दिस। देख रहे हो फिर से उसी टाइप का पैटर्न आ गया जो पिछले क्वेश्चन में था, पी ए क्यू टाइप का। इसमें क्या आ गया, ए ट्रांसपोज बी ए आ गया। देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इसका इनवर्स पूछा गया है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर तुमने पहले नहीं कर रखा, देखने में बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर मैंने कर रखा है तो मुझे पता है कि सर ये वाला पैटर्न तो बड़ा कॉमन है, रिपीट होता रहता है, करना आता है मुझे। तो देखो टारगेट क्या होगा हमारा, इसका इनवर्स फाइंड करने, मतलब पहले ये वाला मैट्रिक्स फाइंड करने की ट्राई करनी पड़ेगी। इसको कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स फाइंड करने का टारगेट है। और एक्स तभी आएगा अगर मेरे पास m की पावर 2023 वाला मैट्रिक्स आएगा। तो टारगेट पहला ये है कि m की पावर 2023 फाइंड करने। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बिल्कुल। और m की पावर 2023 अगर फाइंड करने तो पहले m स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर m क्यूब फाइंड करेंगे एंड सो ऑन। तो ट्राई करते हैं, m स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले बैठ के। और कोई जरूरत नहीं है कि मैं बैठ के a की वैल्यू पुट करूं पूरी की पूरी, b की वैल्यू पुट करूं, a ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करूं। कैलकुलेशन आपकी बड़ी ज्यादा लेंथी चली जाएगी, इसी फॉर्मेट में रख के सोल्व करूंगा मैं तो m स्क्वायर देखो क्या आएगा, a ट्रांसपोज b a ट्रांसपोज b a। क्या बन गया, पिछले क्वेश्चन में क्या बना था, यहाँ पे q इंटू पी बना था, यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज बन गया। अगेन तुम चेक करके देखना, a इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आएगा, देख सकते हैं चेक करके। यस, ट्रांसपोज तो लिखना आता ही है मुझे, तो ए तुम्हारा ये बन गया 1। नहीं तो एक काम कर रहा हूं मैं, उसी की हेल्प ले लेते हैं, देखना बार बार नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। तो अगर मेरे पास इस टाइप का मैट्रिक्स है कि सर यहाँ पे कोस, यहाँ पे साइन, माइनस साइन कोस, इसका ट्रांसपोज कोस साइन माइनस साइन कोस, क्या बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, माइनस साइन कोस प्लस साइन कोस 0 0 1, बन गया ना आई। एक प्रॉपर्टी मुझे और पता चल गई इस टाइप के मैट्रिक्स की कि सर a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 इज दिस। ठीक है, तो फिर से वही वाला पैटर्न रिपीट हो गया जो पिछले क्वेश्चन में चल रहा था कि ये बन जाएगा a ट्रांसपोज बी स्क्वायर इंटू ए। और ऐसे ही अगर चलते जाएंगे तो m की पावर 2023 क्या बनेगा, a का ट्रांसपोज b की पावर 2023 a। एक काम तो हमने कर लिया, 50% काम हमारा कंप्लीट है। अब इसकी हेल्प से x वाला मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, लेट्स सी। तो x मैट्रिक्स क्या आ गया, ये m की पावर 2023 उठा के यहां पे रख दे, क्या बनेगा ये, दिस विल बी a टाइम्स ये पूरा a ट्रांसपोज b 2023 a, और साथ में कितना था a ट्रांसपोज। अब क्या चाहिए, a इंटू ए ट्रांसपोज सोल्व करके देखते हैं, और तुम नोटिस करोगे कि भाई इसकी वैल्यू भी ना आई ही आएगी। तो सिर्फ a ट्रांसपोज इंटू ए ही नहीं, ये भी आई के बराबर आता है, चेक कर सकते हैं, ये तो दोबारा से कर लूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये तो a इंटू ए ट्रांसपोज ही है क्या, अच्छा दोबारा से रिपीट हो गया ये, कोई बात नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है डन। तो क्या आ गया ये, x इज इक्वल टू बी की पावर 2023, बड़ा ही आसान हो गया सर अब तो अब बस मुझे ये फाइंड करना है b की पावर 2023। देख के बताओ कर पाऊंगा क्या, फिर से वही वाला पैटर्न तो है सर, ये 0k01 वाला 2024 में भी देखा था, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था ये तो हमने। तो ये तो खास बात है प्रैक्टिस की कि अगर मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चंस भी कर रखे हैं ना, मेरा आधा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट होती रहती है। तो देख लो b की पावर 2023 कितना बन गया, क्या होता है ऐसे पैटर्न में, यहां पे 1 था सॉरी। तो यस, इस पैटर्न में क्या होता है कि अगर पावर n करते हैं तो बाकी 3 एलिमेंट्स तो सेम रहते हैं,
और ये वाला जो एलिमेंट है ये n से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -2023i बन जाएगा। ये बन गया हमारा मैट्रिक्स X। अब जो मर्जी फाइंड करने के लिए बोल दें कर देंगे हम। क्या पूछा गया था? इनवर्स पूछा गया था। ठीक है, इनवर्स तो फाइंड करना आता ही है। फॉर्मूला होता है सर x इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x इनटू एडजॉइंट ऑफ x। यस कर दो, तो x इनवर्स कितना आ गया? डिटर्मिनेंट कितना है? डिटर्मिनेंट तो 1 के बराबर ही है, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर हो गया, मतलब एडजॉइंट ऑफ x के बराबर ही आ जाएगा। और एडजॉइंट फाइंड करना भी सीखा था मैंने। एक तो फॉर्मूला होता है कि सर को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करके ट्रांसपोज लेंगे, नहीं तो 2x2 के लिए मेरे पास शॉर्टकट भी होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करा जाता है, नॉन डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई करा जाता है। ये मेरा आंसर आ गया, x इनवर्स इज इक्वल टू दिस 1012023 आयोटा। सो ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। यस, ठीक बात है। ओके अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, पढ़ के देखो स्टेटमेंट, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लगेगा। पी मैट्रिक्स गिवन है, वही फॉर्मेट है सर, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ए मैट्रिक्स गिवन है, वही फॉर्मेट है सर 1K01। क्यू मैट्रिक्स गिवन है, वही फॉर्मेट है PA P ट्रांसपोज। ये फाइंड करना है, ये भी सेम फॉर्मेट है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको होमवर्क के लिए। ये पहला क्वेश्चन है, अब सॉल्व हो जाना चाहिए, खुद से सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा कमेंट्स में बताना मुझे। यस ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Let A is a 2x2 matrix with real entries such that A transpose is equal to this। क्या आइडिया लगता है इस इक्वेशन को देख के? देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, किस तरह एक इक्वेशन है उसमें ट्रांसपोज की टर्म्स में बात चल रही है, तो मैं हमेशा क्या करता हूं, इस इक्वेशन का दोनों साइड पे ट्रांसपोज लूंगा। ये हिंट होता है जो मुझे क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए। टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो एक इक्वेशन मुझे गिवन है ऑलरेडी, दूसरी मैं खुद से बना लूंगा ट्रांसपोज लेके, 2 इक्वेशंस आ जाती है, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उसमें इनवर्स में बात चल रही हो, तो मैं कोशिश करता हूं इनवर्स क्रिएट करने की। तो जिस टर्म्स में क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसी टर्म्स में सोल्व करने की ट्राई करी जाती है। तो ये तो कर लूंगा, थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, आगे देखते हैं। वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट -1 and 1। ओके, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A² - A, डिटर्मिनेंट की बात आ गई, ठीक है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा फाइंड करना है अल्टीमेटली हमें। यस तो पहला तो मुझे यहीं से आइडिया लग रहा है कि इसी को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, जो भी मेरे पास यहां से इंफॉर्मेशन आएगी। तो देखो एक बार, सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा A प्लस आई, है ना। ले लो ट्रांसपोज, ले लो दोनों तरफ। ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टीज भी मुझे आनी चाहिए। इसका यहां पे आई होना चाहिए, शायद 1 लिखा गया, दिस शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 का तो सेंस ही नहीं है, तो चेक करो, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ओनली। अल्फा स्केलर नंबर है, बाहर आ जाएगा, A का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी ओनली, ये आ गया। अब सोच के बता दो, ये 2 इक्वेशन को सोल्व करके क्या फाइंड करना है मुझे? A मैट्रिक्स फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सर 2 अननोन्स है, एक A एक A ट्रांसपोज, दोनों को सोल्व करके A फाइंड कर लेते हैं। अगर A फाइंड आ गए तो डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन लगा पाऊंगा मैं, तो ठीक है सर, A तो फाइंड कर ही दूंगा मैं। ये वाली जो A ट्रांसपोज की वैल्यू है ना, इसको उठा के यहां पे पुट कर देते हैं, तो A मैट्रिक्स आ जाएगा। यस तो इतना आसान काम होता है, अल्फा A प्लस आई प्लस आई कर दो, A मैट्रिक्स फाइंड कर दो यहां से। तो ये वाली टर्म दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, ये कितना आ गया, अल्फा प्लस 1 इंटू आई, ठीक है, फैक्टर्स बन रहे। सो दिस इज 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू आई। और इसने स्पेशली दे रखा था कि अल्फा की वैल्यू -1 या 1 नहीं हो सकती, मतलब ये तो एक नॉन जीरो नंबर है, और अगर नॉन जीरो नंबर है तो दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर नहीं दे रखा होता ये वाली कंडीशन, तो फिर मेरा एक केस बन जाता कि सर 1 प्लस अल्फा तो 0 भी हो सकता है, एक सॉल्यूशन वहां से आ जाता, बट अभी नहीं आ पाएगा, अब कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो मेरे पास A मैट्रिक्स आ चुका है I/1 माइनस अल्फा। यस इस टाइप का आ गया। 1/1 माइनस अल्फा तो स्केलर नंबर, ये कुछ K मान लो चाहो तो फॉर द टाइम भी, इस टाइप का मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स A। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा मैट्रिक्स आ रहा है, अब तो सोल्व हो जाना चाहिए। क्या कंडीशन थी? डिटर्मिनेंट ऑफ A² - A इज इक्वल टू 4।
क्या करोगे? ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें क्या? हाँ कर तो सकते हैं सर। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यहाँ से एक बार ए कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस आई, यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं इसमें, ये चीज़ है राइट। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, ये बन गया। सो वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए की जगह ये पुट कर देते k इंटू आई, यस, और i कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में k माइनस वन। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं बिल्कुल मैं। अब ध्यान देना यहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह k इंटू आई पुट कर देते हैं, चलो ये सिचुएशन आ गई। इस वाले स्टेप के बाद बड़े लोग गलती करेंगे, इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू आई आ गया, क्या इसको लिख दें कि k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई? नहीं लिख सकते सर, प्रॉपर्टी थी मेरे पास तो कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए क्या होता है ना, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी याद रखा करो, बड़े काम की चीज है, बड़ी गलतियां करते हैं इसमें हम लोग। तो जब भी तुम स्केलर नंबर को डिटर्मिनेंट के बाहर लेके आओगे पावर n रेज करनी पड़ेगी। तो वही काम अगर मैं यहां पे करूं तो k की पावर 3, 3 ऑर्डर का चल रहा था ना सब कुछ, नहीं 2 ऑर्डर का है, सॉरी 3 नहीं है 2, n की वैल्यू 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ i तो 1 ही आ गया। सेम काम यहां पे करेंगे, स्केलर नंबर है सर तो बाहर लेके आऊंगा तो पावर 2 हो जाएगी, i का डिटर्मिनेंट तो 1 ही होता है, तो अल्टीमेटली क्या बचा, k स्क्वायर इंटू के माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। k की वैल्यू आ गई, k आ गया तो अल्फा भी आ जाएगा, यहां से अल्फा ही तो पूछा गया था मेरे से, कर दो कंप्लीट। सो k इंटू के माइनस वन या तो 2 के बराबर है या -2, स्क्वायर रूट ले लिया हमने, करो सिंप्लीफाई। सो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यूज आ रही हैं के की, देख पा रहे हैं क्या? फैक्टर्स बन रहे हैं, लग तो रहे बन जाएंगे, के माइनस 2 एंड के प्लस 1 ना, ठीक बात है। सो यहां से के की 2 वैल्यूज आ रही है, 2 एंड -1, ठीक बात है। और इसके फैक्टर्स नहीं, इसका तो सर डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ रहा है, यहां से कुछ नहीं आने वाला। सो k की 2 वैल्यूज आई है मेरे पास, 2 और -1, और k क्या था 1/1 माइनस अल्फा था, सो वी हैव 1/1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 और -1, ठीक है, यहां से अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगे। सो 1 माइनस अल्फा इज 1/2, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1/2, एक वैल्यू आ गई है, और यहां से 1 माइनस अल्फा इज -1, सो अल्फा इज इक्वल टू 2, ये 2 वैल्यूज आई है, 2 एंड 1/2। क्या पूछा गया था, सम ऑफ द वैल्यूज पूछा गया था, दोनों का सम करेंगे, 5/2 वुड बी द आंसर। डन। तो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, बट कंसेप्ट कौन से सीख ली हमने, ट्रांसपोज में जब भी इक्वेशन होगी मैं खुद भी ट्रांसपोज ले लूंगा सर, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व कर दिया जाएगा, वहां से मैट्रिक्स से फाइंड हो जाएगा मेरा। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, हमें पता भी होती है बट गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका भी। डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लग रहा है आइडिया कि सर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट वाली सिचुएशन आ गई, हर साल पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट वाले। और सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी यूज होती है इसमें, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। इस प्रॉपर्टी के बिना नहीं काम चलेगा हमारा। यस, और यहां पे तो मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि डबल एडजॉइंट आ गया, तो डबल एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, वो भी लिख देता हूं मैं एक बार। क्या सीखा था कि सर अगर डबल एडजॉइंट आ जाते हैं तो n-1 की पावर 2 हो जाती है, ट्रिपल एडजॉइंट आ गया पावर 3 हो जाएगी, सो हो जाना चाहिए। करते देखो, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m इज m-n। अच्छा, अननोन में चल रही है सारी बात, वेयर m एंड n सेटिस्फाई दिस। ओके, ये तो मैं सोल्व कर ही दूंगा सर, m और n में लीनियर इक्वेशन है, सोल्व कर देंगे, m और n की वैल्यूज आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पूछा गया कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछेगी, हो जाएगा बड़े इजीली, कर दो, m और n की वैल्यूज फाइंड करके बता दो क्या आएंगी। क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो दिस इक्वेशन -4 टाइम्स दिस इक्वेशन कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 5 आ जाएगा शायद, चेक कर लो एक बार, और n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट, ठीक बात है। अब देखो क्या कुछ गिवन था, a का ऑर्डर था m, तो a का ऑर्डर तो है भाई 5 क्रॉस 5,
और डिटर्मिनेंट कितना है m माइनस एन, तो डिटर्मिनेंट है 3 के बराबर। ये दो चीजें गिवन है, बस इतना तो काफी है सर हमारे लिए। यही तो चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, n की वैल्यू चाहिए होती है, ऑर्डर चाहिए होता है, आ जाएगा। करो, किसका डिटर्मिनेंट पूछा गया, ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन एरर नहीं करनी। n की वैल्यू कितनी 2, सो 2 टाइम्स डबल एडजॉइंट ऑफ m इंटू ए, दैट इज 5 इंटू ए, दिस इज इक्वल टू, ये सोल्व करने हमें, ये कैलकुलेट करने। करते पहला काम कि सर ये स्केलर नंबर है, साथ में मैट्रिक्स है, तो प्रॉपर्टी हमें पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए क्या होता है, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, जो कि इस केस में कितना है 5 है। तो इसको अगर बाहर लेके आएंगे, दिस विल बिकम 2 की पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक बात है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या आइडिया लग रहा है कि सर डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आ गया, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा उठा के, क्या बनेगा 2 की पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ये सारा मैट्रिक्स, इसकी पावर कितनी n-1 का स्क्वायर, n-1 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, इतना बड़ा नंबर आ गया, ध्यान रखना। आगे सॉल्व करते हैं, फिर से सेम सिचुएशन है सर, डिटर्मिनेंट के अंदर k इंटू ए वाली सिचुएशन है, k को बाहर लेके आएंगे तो पावर में n आएगा, क्या बनेगा 5 की पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 16। यस, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना था, दे रखा था क्या, हाँ जी 3 के बराबर है। सो ये कितना बन गया 3 इंटू 5 की पावर 5 इसकी पावर 16। तो ठीक है, हो गया सॉल्व। सो वी आर गेटिंग 2 की पावर 5, 3 की पावर 16, 5 की पावर 80, ऐसा आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, सॉल्व करते जाओ, साथ साथ में आंसर वेरीफाई करते जाओ, कैलकुलेशन वेरीफाई करते जाओ। तो इसी फॉर्मेट में था क्या, हाँ जी 3 की पावर में, 5 की पावर में और 6 की पावर में, तो ठीक है 2 और 3 को मिलकर 6 तो बना ही देंगे, 2 इंटू 3 कितना 6 की पावर 5 बन जाएगा, और यहां पे एक्स्ट्रा कितना 3 की पावर 11 बचेगा, 5 की पावर 80। चेक करो, कंपेयर कर ले, a की वैल्यू कितनी आ गई है, a तो सर 11 आ गए यहां से, b कितना आ गया 5 की पावर 80, और c कितना आ गया 6 की पावर 5। ये तीन वैल्यूज आ गई हैं a b और c की। चेक करो, तीनों का सम पूछा गया था, तो सम वुड बी 96, क्या, हाँ जी ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था, अगर मुझे प्रॉपर्टीज पता है बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। डन, ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। कुछ कुछ हिंट मिला यहां से कि सर a की पावर n को जब भी a और i की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है, हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा इज -2, देन ये चीज पूछी गई है, हो जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन लग रहा है कि बनेगी। दो ऑप्शन है मेरे पास, दोनों मेथड है, बताइए आपको, कोई डाउट ही नहीं है कि सर ए मैट्रिक्स तो मेरे पास है ही है, अगर मैं चाहूं तो सब कुछ फाइंड कर लूंगा, ए इनवर्स फाइंड कर लूंगा, अल्फा ए प्लस बीटा ई फाइंड कर लूंगा, और दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे आपस में, इक्वेशंस बन जाएंगी मेरे पास, सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला, तो मैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कर रहा हूं, मेथड 1 से तो आप लोग कर ही लोगे, आता ही है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से देख लेते हैं एक बार। तो याद करो 2 क्रॉस 2 का जब भी मैट्रिक्स होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करो, ट्रेस कितनी है 11 है सर, डिटर्मिनेंट कितना 10 माइनस 5 लैम्डा, तो ये बन गई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो ए मैट्रिक्स होता है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है, तो ए की जगह मैं 11 रख दूंगा, ये तरीका होता है ना करने का। लो जी आ गया, ए स्क्वायर और ए के बीच में रिलेशन आ गया मेरे पास, बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो ए इनवर्स चाहिए था। कोई बात नहीं सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से ए इनवर्स आ जाएगा मेरे पास। करो, क्या बनेगा, सो दिस इज ए माइनस 11i प्लस 10 माइनस 5 लैम्डा इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। देख पा रहे हो क्या, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, 11i माइनस ए।
ये सिचुएशन आ गई। तो ए इनवर्स की वैल्यू आई और ए की टर्म्स में आ गई। इसको भी यहां पे शिफ्ट कर दूंगा मैं चाहूं तो देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं फाइनली अल्फा ए प्लस बीटा आई चाहिए था, सो -1/10 - 5 लैम्डा -1/10 - 5 लैम्डा इंटू ए, यस, प्लस 11/10 - 5 लैम्डा इंटू आई। लो जी, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और दोनों का सम मुझे दे रखा है, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी सर, और अगर लैम्डा आ गया तो अल्फा बीटा भी आ जाएगा। ये तो कुछ तो पूछा गया, तो कर देंगे, कैलकुलेशन पार्ट बचा है, करो। अल्फा प्लस बीटा कितना, 10/10 - 5 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू -2, कितना आया ये, सो वी आर गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 3। अगर लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा आ जाएगा, अल्फा कितना आएगा 10 - 15, सो 1/5 आ गया, और बीटा कितना 10 - 15 - 5 -11/5। अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, लैम्डा आ चुका है, ये इसमें वैल्यूज पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो चेक कर लेना कौन सा आंसर मैच कर रहा है, पता चल जाएगा। यस, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन भी काफी कॉमनली पूछा जाता है, काफी कॉमन सा पैटर्न है कि ए इनवर्स को ए और आई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, या ए स्क्वायर को ए और आई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो दिस इज ऑल्टरनेट मेथड विद अस, एक्सेप्ट फॉर दी कि मैं पूरी कैलकुलेशन करूं बैठ के। ओके ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है, स्पेशली अगर मुझे पी एंड सी अच्छे से नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चंस में डाउट आता है। हालांकि बड़ा बेसिक सा पी एंड सी यूज होता है, ज्यादा होता भी नहीं है। तो देखो स्टेटमेंट रीड करो, आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये नंबर ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, देख के कमेंट्स में जल्दी से आंसर बता दो क्या आंसर आएगा इसका। क्या पूछा गया, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक का मतलब तो पता ही है सर, ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है। ऑर्डर दे रखे 3 के बराबर, विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट दिस, जितनी भी एंट्रीज होंगी वो इस वाले सेट से लेनी है हमें। 10 एलिमेंट्स है 0 से लेके 9 तक, हो जाएगा। क्या किया करो, एक मैट्रिक्स बना लिया करो, इमेजिन करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। 3x3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले ना हमेशा डायगोनल एंट्रीज को फिल करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बता लो, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन होती है क्या, तो नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं होती। अगर स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए फिर कंडीशन होती है, तीनों डायगोनल को 0 0 0 होना पड़ता है, बट सिमेट्रिक में कोई कंडीशन नहीं है। तो यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं कि सर जो तीनों डायगोनल है ना, इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है इन 10 में से, तो इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इतनी इतनी चॉइसेस हो गई इसके लिए। अब मुझे एक चीज और पता है कि जो नंबर यहां पे आएगा, ए मान लो, वही यहां पे आएगा, जो यहां पे आएगा वो यहां पे आएगा, जो यहां पे वो यहां पे। यही मतलब होता है सिमेट्रिक का। तो बस हो गया, काम ही हो गया फिर तो। ए के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं सर, जो मर्जी रख लो, डजंट मैटर। बट जैसे ही हमने यहां पे कोई नंबर रखा, ये तो फिक्स हो गया ना, इसके लिए तो अब एक ही चॉइस है, कोई ऑप्शन नहीं है और इसके पास। सिमिलरली बी के लिए मेरे पास 10 चॉइसेस है, बट जो नंबर तुमने एक बार यहां पे रख दिया वही सेम नंबर यहां पे आना पड़ेगा, इसकी वैल्यू होगी फिक्स, एक ही चॉइस है इसके पास। सिमिलरली इसके पास 10 चॉइसेस है, इसके पास एक ही चॉइस है। तो अगर मुझे थॉट प्रोसेस क्लियर है कैसे अप्रोच करना है, इतना इजी क्वेश्चन है, आंसर आ भी गया मेरा। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 10 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आ गया, 10 की पावर 6 आ गया सर, दैट्स इट। तो इतना बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है इसमें। यस, सही बात है क्या, ओके डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगेन बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ा पढ़ के देखो स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5। अब आधे लोग तो इसी को देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि 5 ऑर्डर आ गए सर, क्या करूंगा मैं। बट देखो उसने दे रखा है क्वेश्चन में, तो कुछ सोच के दे रखा होगा ना, डुएबल क्वेश्चन होगा। विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0,1, दो ही वैल्यूज है जिसमें से हमें एंट्रीज को चूज करना है, सच दैट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज 1। हर रो के एलिमेंट्स का सम 1 होगा, एंड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज 1। इतनी सिंपल सी कंडीशन है। हर रो में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनका सम भी 1 चाहिए,
हर कॉलम में जो 5 एलिमेंट्स है उनका सम भी 1 चाहिए। तो अगेन अभी शायद कुछ ना आइडिया लग रहा हो, क्या करेंगे, एक बार 5x5 का मैट्रिक्स ना ऐसे बना लूंगा मैं तो रफ तरीके से। सोचना स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट करोगे तुम, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करा जाए, बता दो मुझे। पहली रो पकड़ लेते हैं सर, एक रो के बारे में सोच के देखते हैं पहले कि इन पांचों में जो एलिमेंट्स रखने हैं उन सबका सम 1 आना चाहिए। तो एक बात तो पक्की है कि सर 4 मुझे जीरोज लेनी पड़ेंगी, एक 1 लेना पड़ेगा। तो पहली रो की क्या सिचुएशन है, 5 में से 4 0 रखनी है, एक 1 रखना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं उसके, 5 तरीके होंगे सर। 1 मैं या तो यहां पे रखूंगा, या यहां पे, या यहां पे, या यहां पे, या यहां पे। तो पहली चीज तो पता चल गई, पहली रो को फिल करने के 5 चॉइसेस हैं। आ रही है बात समझ में? यस। और उन 5 में से कोई भी एक तरीका मान लो ये हो गया कि यहां पे मैंने 1 रखा, यहां पे 0। साथ साथ में नोट करते जाया करो, कोई एक केस लेके, आगे के स्टेप्स मेरे लिए आसान हो जाएंगे देखने। अब सोच के बताओ, सेकंड वाली रो के भी सारे एलिमेंट्स का सम 1 होना चाहिए, ये पता है मुझे। बट साथ में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा सर, कि जब मैं ये बोल रहा हूं ना सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स का सम होना चाहिए, तो इसके लिए 5 चॉइसेस नहीं ले सकते हम, क्योंकि 1 यहां पे तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर इस वाले कॉलम के एलिमेंट्स का सम 1 + 1 2 हो जाएगा, बट कॉलम के एलिमेंट्स का सम भी तो 1 चाहिए। तो एक चीज पक्की हो गई है कि सर जैसे यहां पे 1 आया ना, तो इस वाले कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 हो गए, ये फिक्स हो गया। अब सोच के देखो, अब सेकेंड वाली रो के एलिमेंट्स का सम अगर 1 चाहिए, तो 1 या तो यहां पे आएगा, या यहां पे, या यहां पे, या यहां पे। 4 ही चॉइसेस है 1 के लिए। मान लो यहां पे आ गया, बाकी सारे 0 फिक्स हो गए। अब मुझे समझ में आ गया सर, अब यहां पे अगर 1 आ गया, इस कॉलम में और कोई 1 नहीं आ सकता, ये लो ये भी फिक्स हो गया। अब थर्ड वाली रो में अगर देखें, 1 या तो यहां पे आएगा, या यहां पे आएगा, या यहां पे आएगा। 3 चॉइसेस हैं। यहां पे 1 कर दिया, मान लो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये दोनों भी 0 होने पड़ेंगे। अब तो पैटर्न ही दिख रहा है, 5 4 3 ऐसे जा रहा है। तो अगर यहां पे 1 आ गया, यहां पे 0, 2 चॉइसेस हैं। यहां पे 0 हो गया, यहां पे 1 हो गया, एक ही चॉइस है इसके लिए। तो कितना आ गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल वुड बी द आंसर, 120। यस। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं तो ऐसे डर रहा था 5 वाले ऑर्डर को देख के, अगर मेरे से 10 ऑर्डर भी पूछ लिए जाता ना, तब भी मैं सोल्व कर देता, तब भी ऐसे ही होता। फर्स्ट वाली रो के लिए 10 चॉइसेस है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 10 फैक्टोरियल आ जाता। यस, ठीक बात है। ओके, अब एक थोड़ा ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर स्टेटमेंट रीड करो, देखती मजा आ जाएगा। क्या लिखा है, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। इस टाइप का मैट्रिक्स है, ए आई जे टाइप की एंट्रीज है, यहां पे कॉमा लगा दो। क्या लिखा गया देखो, कि जो ए आई जेड वाली एंट्री है ना, कैसी होगी, बिलोंग्स टू कैपिटल जेड इंटरसेक्शन विद दिस। इसका मतलब आ रहा है समझ में? अब आधे लोगों को यही नहीं समझ में आएगा। कैपिटल जेड का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, उसकी इंटरसेक्शन इस वाले इंटरवल के साथ। कौन कौन सी कॉमन वैल्यूज आ जाएंगी, इंटीजर्स आ जाएंगे सर 0 और 4 के बीच के, 0 1 2 3 4 इतनी आ जाएंगी। ये मतलब है इसका कि भाई ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इस वाले सेट में बिलोंग करेंगे। मैंने फिर से गलत लिख दिया, सो सॉरी, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। तो सारी एंट्रीज शुड बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट। आई जे बिलोंग्स टू 1 to 2, क्या मतलब है कि सर ए ना 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ठीक बात है। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए, नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछा गया, सच दैट सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 13। 2 से लेके 13 के बीच में प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 2 और 13 के बीच में? ओपन इंटरवल है तो सर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 11, ये 4 ही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन तो हमें क्लियर है, ऐसे कितने 2 × 2 मैट्रिसेस बनाएंगे जिसके सारे एलिमेंट्स का सम या तो 3 या 5 या 7 या 11 होगा, और जो भी एलिमेंट होंगे वो इस सेट को बिलोंग करने चाहिए। ये सिचुएशन है। तो क्या लग रहा है, कहां से स्टार्ट करें? फिर से सेम काम कर लेते हैं सर, एक अपनी मर्जी का मैट्रिक्स बना लेते हैं, कोई भी ए बी सी डी ले लिए सपोज मैंने। कंडीशन क्या है, a + b + c + d की वैल्यू 3 5 7 या 11 होनी चाहिए। इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं मुझे। तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा तो आइडिया
कि सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन वाली सिचुएशन चल रही है, केसेस बना लूंगा मैं, पहले 3 को लेके सोल्व कर देंगे, फिर 5 को लेके, फिर 7 को लेके, फिर 11 को लेके। तो करें ट्राई एक बार, चेक करते हैं। केस 1 क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3, और ए बी सी डी की वैल्यूज ध्यान रखना, इनमें से हो सकती है 0 से 4 के बीच में। तो बता दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, टेल मी। जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे उतने ही तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे ना। तो याद आ रहे कुछ कुछ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा था सर हमने। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का ना एक फॉर्मूला था मेरे पास, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो क्यों ना उसी का यूज कर लें डायरेक्टली। बट ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है अगर ये जो वेरिएबल्स है ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज कैसी हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हाँ जी सर वो तो है ही है, इंटीजर्स भी हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी है। तो मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ गए हैं, लगा दो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है 3, r इज द नंबर ऑफ वेरिएबल 4, ये आंसर आ गया। यहां से 6c3 आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 6 20 आ गया। तो केस 1 तो हमने बड़े इजीली सोल्व कर दिया। केस 2 चेक करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 5, इस पे भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा क्या, हाँ जी सर लग जाएगा। यस कितना बनेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वुड बी, अब इसमें ना बिना कुछ देखे बिना दिमाग लगाए अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाता जाऊंगा तो बड़ी ज्यादा बेवकूफी वाली बात है वो हमारे लिए। साथ में कंडीशंस ध्यान रखते जाओ कि भाई जब ये फॉर्मूला होता था ना n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, इसमें तो वेरिएबल्स पे कोई कंडीशन थोड़ी होती थी, अपर लिमिट तो कुछ भी हो सकती थी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ठीक है, बट मैक्सिमम तो कहीं पे भी जा सकते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अपर लिमिट भी आ गई है, 4 तक ही जा सकते हैं हम लोग। तो इस अपर लिमिट का ध्यान रखना, इसके बाहर अगर चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सोच के देखो, मैंने इस पे जब ये वाला फॉर्मूला लगाया n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो इसमें गड़बड़ क्या हुई कि सर वो वाला केस भी तो आ गया ना जिसमें a की वैल्यू 5 हो गई मान लो, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, ये वाला केस भी तो इसमें आ गया, ये भी तो काउंट हो गया। ये थोड़ी चाहिए मुझे, 5 तो हो ही नहीं सकती हमारी वैल्यू, तो ये वाला केस मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर 5000 वाला आ गया तो 0500 वाला भी आया होगा, सिमिलरली 0050 वाला भी आया होगा, सिमिलरली 0005 वाला भी आया होगा। तो मैंने फॉर्मूला तो सही लगाया है, बट ये 4 केसेस मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इसी कारण से गलतियां होती हैं ऐसे क्वेश्चन में। इन चीजों को अगर मैं मिस कर दूं तो देखो क्या आ गया, 8c3 माइनस 4, 8c3 कितना होता है 8 7 6 बाई 6 माइनस 4, 52 आ गए यहां से। केस 2 भी सोल्व कर लिया। अच्छा केस 3 देखते हैं, केस 3 क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 7। फिर से मुझे पता है कि सर फॉर्मूला तो मैं लगा सकता हूं, बट ना कुछ एक्स्ट्रा केसेस आएंगे जो मुझे नहीं चाहिए। यस तो टोटल तो कितने आएंगे यहां से, सॉरी यस तो टोटल तो वही आएंगे n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, कोई डाउट ही नहीं है। बट एक्स्ट्रा केसेस इसमें तो काफी सारे आ जाएंगे सर, क्योंकि 7 तक जाना है, बट मेरी तो जो अपर लिमिट है वो 4 तक ही है। तो जब किसी नंबर की वैल्यू 5 आ गई वो भी एक्स्ट्रा केसेस है, जब किसी की वैल्यू 6 आ गई वो भी एक्स्ट्रा केसेस है, जब किसी की वैल्यू 7 आ गई वो भी एक्स्ट्रा केसेस है। तो जो मुझे नॉन रिक्वायर्ड वाले केसेस फाइंड करने हैं ना, वो देखने पड़ेंगे कितने हैं। अब वो देख के बताओ कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द नॉन रिक्वायर्ड केसेस, वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना। अब या तो मैं बैठ के मैन्युअली फाइंड करूं कि सर a को 5 रख दिया, b को 2 रख दिया, 0 0 कर दिया, a को 5 रखा, b को 1 रखा, c को 1 रखा, 0 कर दिया, या तो मैन्युअली कर सकते हैं वहां से भी आ जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या कि नॉन रिक्वायर्ड में क्या होगा ना सर, मान लो a को एक बार 5 कर दिया, a को 5 फिक्स कर दिया मैंने, वो वाले सारे केसेस मुझे नहीं चाहिए पक्की बात है। a को मैंने 6 फिक्स कर दिया, ये वाले केसेस नहीं चाहिए पक्की बात है। a को 7 फिक्स कर दिया, ये वाले केसेस नहीं चाहिए पक्की बात है। ये फाइंड कर लेता हूं मैं बैठ के। तो जब a की वैल्यू 5 है, इक्वेशन क्या बनी, b प्लस
बी प्लस सी प्लस डी बराबर टू, ए इक्वल टू 6 में इक्वेशन बनेगी बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, इसमें बनेगी बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। अब देख के पता चल रहा होगा कि सर अब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो मुझे फाइंड करने आते हैं, सेम तरीके से कर देंगे n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 2 तक तो जा ही सकते हैं। तो हमने क्या करा, वो वाले केसेस निकाल लिए जब a की वैल्यू 5 होगी। उस केस में ऐसे कितने सॉल्यूशंस आएंगे, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, कितना आ गया ये 6 माइनस 5, 5c2 10 आ गए ऐसे। सिमिलरली b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, फिर से करेंगे n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, कितना आ गया ये 4 माइनस वन 3c2 3 आ गया, और यहां से तो एक ही आएगा, यस और नो। मैंने गलत लिखा है शायद, 4c2 6 आएगा फर्स्ट वाले में, 10 नहीं आ रहा, इसमें 6 आ रहा है, यस। So this is equal to, so sorry, this is equal to 6, this is equal to 3, this is equal to 1। तो ऐसे 10 केसेस हो गए। और तुम सोच के देखो, हमने ना अभी सिर्फ ए पे कंडीशन लगाई है, जब मैं बी पे कंडीशन लगाऊंगा b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7, 10 वहां से आएंगे, सी के लिए भी 10 आएंगे, डी के लिए भी 10 आएंगे, तो टोटल कितने हो गए 40 हो गए। तो हमारे यहां से जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड वाले आएंगे ना, वो टोटल में से 40 माइनस करना पड़ेगा मुझे। सो टोटल कितना था, 7 प्लस 4 इज 11, सो 10c3 माइनस 40। यहां से देखना क्या आएगा, आ रही बात समझ में। तो काइंड ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन ही करी गई है। 10c3 की वैल्यू कितनी, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 6, 120 आएगा, शायद 80 आ जाएगा, यहाँ से 80 सोल्यूशन आ गए। एंड फाइनली केस नंबर 4, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 13। इसमें तो सर और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, 11 था सॉरी, 13 नहीं है ये। अब इसमें तो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि बड़े ज्यादा एक्स्ट्रा केसेस आएंगे। a इज इक्वल टू 5, b इसमें तो दो 5 भी आ सकते हैं, एक 5 एक 6 भी आ सकता है, बड़े ज्यादा एक्स्ट्रा केसेस आएंगे। तो क्या करेंगे अब इसके लिए ना, अगर मैं ऐसे मैनुअल केसेस फाइंड करने बैठूंगा तो बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसेस। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, इसमें ध्यान देना। कंडीशन देखो क्या है, ए पे कंडीशन थी कि भाई 0 से 4 के बीच में, बी पे भी सेम ही कंडीशन है, सी पे भी कोई डाउट ही नहीं है, चलो इसमें तो। अब देखो मुझे करना क्या है ना, ए की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 4 है, ए की वैल्यू 4 से कम आएगी, तो मैं मान लेता हूं कि भाई ए की वैल्यू कैसी आएगी ना, 4 में से ए डैश नंबर कम आएगी। ए को मैंने 4 माइनस ए डैश लिख दिया, तो ए डैश कैसा होगा, ए डैश विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पूरा स्टेप समझ में आ रहा है क्या, देख के बताओ। ए लेस देन और इक्वल टू 4 होने का मतलब ही क्या है कि भाई ए की वैल्यू या तो 4 होगी या 4 से कम होगी। 4 से कितनी कम होगी, हमने मान लिया कि ए डैश अमाउंट ऑफ कम है, ए डैश कैसा हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। सेम काम हम बी के लिए भी तो कर सकते हैं कि सर बी को भी ना मैं 4 माइनस ए डैश मान लेता हूं, बी डैश मान लेते हैं, और बी डैश की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे ही सी के लिए, ऐसे डी के लिए, तो सी को पुट कर दिया जाएगा 4 माइनस सी डैश, डी को पुट कर दिया जाएगा 4 माइनस डी डैश, सी डैश भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, डी डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी मुझे एक नया तरीका सीखने को मिल गया, अगर पहले से नहीं पता था कि जब सर ऐसी सिचुएशन आती है ना, डायरेक्टली अगर नहीं फाइंड कर पा रहे, तो ये मेरे पास एक ऑल्टरनेट अप्रोच होती है, नए वेरिएबल्स कंसिडर कर लिए जाते हैं। अब चेक करो क्या सिचुएशन बन रही है, देखो ध्यान से। मेरे पास तो ए था, तो अगर ए की वैल्यू 4 माइनस ए डैश है, यस, यहां पे मैं पुट करूंगा 4 माइनस ए डैश 4 माइनस बी डैश, क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा 16 माइनस ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश इक्वल टू 11। तो व्हाट आर वी गेटिंग इज ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश इज इक्वल टू 5। तो नंबर छोटा कर लिया मैंने, जो 11 था 5 में रिड्यूस कर लिया। और देखो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पे क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो है ही है सर, और लेस देन और इक्वल टू 4 भी है। नो, ए की मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है, तो ए डैश की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है। तो हम तो वहीं पे आ गए सर जहां से हम चले थे, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये 0 और 4 के बीच में लाई करेंगे। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर लूंगा क्या मैं,
हाँ जी सर, ये मैंने अभी तो करे थे, केस 2 में करे थे। देखो सेम ही चीज थी, 4 नंबर्स का सम 5 चाहिए था, 0 से 4 के बीच में थे। 4 नंबर्स का सम 5 चाहिए, 0 और 4 के बीच में, सेम आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का फॉर्मूला लगा के नॉन रिक्वायर्ड केसेस माइनस कर देंगे। नॉन रिक्वायर्ड कितने आए थे? 4 आए थे, तो बन गई हमारे काम की चीज। यही वाला केस रिपीट हो गया एग्जैक्टली। तो यहां से फिर से आंसर कितना आएगा? 52 आएगा। तो ये बड़ा ज्यादा अल्टीमेट केस था, इसमें काफी लोग स्ट्रक हो जाते हैं आके, ये वाली चीज हम नहीं सोच पाते। सही बात है। तो ठीक है, अब तो काम हो गया, काउंट कर लेंगे बैठ के। 20 + 50 + 80 + 50 कितने हो गए? 52 + 52 104, 124, 204 हो गया शायद, काउंट कर लेना एक बार। सो द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर कमिंग आउट टू बी 204। तो इसमें जम के पीएनसी के कंसेप्ट का यूज हुआ है। तो मुझे पीएनसी की अगर नॉलेज नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, पक्की बात है ये तो। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आ गए हैं। डिटर्मिनेंट्स में से सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, कोई डाउट नहीं है, पता होना चाहिए। पढ़ लो स्टेटमेंट, क्या पूछा गया? लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस, 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, क्या बताया था आपको? चेक कर लिया करो कौन सा सिस्टम है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस सिस्टम है, कोई सॉरी नॉन होमोजीनियस है। द कांस्टेंट टर्म्स आर नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन होमोजीनियस है। 3 केसेस होते हैं, तीनों की सारी कंडीशंस मुझे पता होनी चाहिए। रिवाइज कर लेना अगर नहीं पता तो। हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंडीशन लगा दिए सर। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में मुझे पता है क्या करना होता है, डेल्टा शुड बी 0 और बाकी तीनों डेल्टास भी 0, ये कंडीशन है, लगा देंगे। तो क्या आइडिया लग रहा है कि वहां से के की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? देन द सिस्टम दिस। अच्छा, एक दूसरा सिस्टम दे दिया। अब इसमें क्या सिचुएशन है? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है सर इसमें, तो इसके सॉल्यूशन पूछे गए कितने होंगे। तो क्वेश्चन अपनी तरफ से तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ट्राई करी गई है, बट काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है, देख के पता चल रहा है क्या करना है। कि सर यहाँ पे ना इनफाइनाइट वाली कंडीशन लगा दूंगा मैं, के की वैल्यू आ जाएगी। एक बार अगर के की वैल्यू आ गई तो यहां पे सारे कोफिशिएंट्स पता चल जाएंगे। एक्स और वाई में 2 लीनियर इक्वेशंस है, इनको तो मैं बिना डिटर्मिनेंट के भी सोल्व कर लूंगा, सोल्व करनी आती है मुझे, पता चल जाएगा कैसे सोल्यूशन है, इनफाइनाइट है कि यूनिक है कि नो सोल्यूशन है, हो जाएगा, बड़े इजीली हो जाएगा। कर दो, स्टार्ट करो। इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन लगा रहा हूं मैं, डेल्टा इक्वल टू 0 कर रहे हैं। डेल्टा क्या होता है? कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो 1 1 के 2 3 -1 3 4 and 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओपन करो इसको, तो 6 + 4 10 आ गया, -1 × 4 + 3 7 प्लस k × 8 - 9 -1 इक्वल टू 0। के की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है? 10 - 7 3 हो गया, k इक्वल टू 3 आ गया शायद। ठीक है, डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टाइम सेव करना है, कैसे करना है एग्जाम के अंदर। कि सर के की वैल्यू 3 आ गई है, बट इस पे तो ना सिर्फ डेल्टा 0 हुआ है, मुझे तो डेल्टा 1 भी 0 करना है, डेल्टा 2 भी 0 करना है, डेल्टा 3 भी 0 करना है। तो क्या लग रहा है, क्या मैं बैठ के डेल्टा 1 सोल्व करूं, वहां से के की वैल्यू फाइंड करूं? क्या मैं बैठ के डेल्टा 2 सोल्व करूं? क्या मैं बैठ के डेल्टा 3 सोल्व करूं और चेक करूं क्या कि के इज इक्वल टू 3 पे बाकी तीनों डेल्टास भी 0 हो रहे हैं क्या? तो नहीं सर, जरूरत ही नहीं है करने की, नहीं करूंगा मैं तो। क्यों? क्योंकि भाई एक ही तो वैल्यू आई है मेरे पास, k इक्वल टू 3, वो तो पक्की बात है सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। अगर k इक्वल टू 3 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई एक डेल्टा नॉन जीरो आ गया, फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी आ ही नहीं पाएंगे, फिर तो क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बनेगा कुछ भी। तो क्वेश्चन को देख के तो पता चल ही रहा है कि कोई ना कोई तो k की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना, तभी तो ये वाली चीज सोल्व कर पाऊंगा मैं। यस, तो कॉमन सेंस लगाई हमने कि सर k की एक वैल्यू तो कम से कम आनी चाहिए, तो वो k इक्वल टू 3 होगी, और तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर बाय चांस यहाँ पे 2 वैल्यूज आ जाती, 3 और 4 आ जाता, फिर मुझे चेक करना पड़ता कि भाई 3 वाले पे इनफाइनाइट आ रही है 4 वाले पे, बट इसमें मैं चेक नहीं करूंगा, पक्का हो गया कि ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, अब हो जाएगा। k इक्वल टू 3 पुट करके देखो ये वाली इक्वेशंस क्या बन रही है। सो 4x + 5y इज इक्वल टू 7 एंड 7x + 8y इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ बन गया। तो देख के बता दो, इसको तो सॉल्व तो मैं कर ही लूंगा, बट देख के बता दो क्या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके? कभी नहीं हो सकते सर। पता चल रहा है पैरेलल लाइंस भी नहीं है,
और अगर पैरेलल नहीं है तो सेम भी नहीं होंगी, कोइंसिडेंट भी नहीं होंगी। तो क्योंकि पैरेलल लाइंस नहीं है तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस भी नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। पता है ना, दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है दोनों, तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, ये बात तो पक्की है। बस ये देख लो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा या x प्लस वाई इक्वल टू 1 आएगा, तो सोल्व कर देना, x और y की वैल्यूज चेक कर लेना कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कर सकते हैं क्या? राइट। अब इसमें भी कहने को तो दो तरीके बोले जा सकते हैं। मेथड 1 क्या है कि सर फाइंड x एंड y, चेक कर लो, फाइंड x और y को फाइंड कर लो, चेक कर लेंगे कौन सा मैच कर रहे हैं। या दूसरा तरीका, मैं ऑप्शन की हेल्प ले लूंगा कि सर मैं ना ये वाला ऑप्शन चेक करके देखता हूँ सही है कि नहीं है। इस वाले ऑप्शन का मतलब x की वैल्यू 1 प्लस वाई है, ये पुट करके देख ले तो मैं दोनों इक्वेशंस में पता चल जाएगा मैच कर रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो 4 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, सो 9y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 1/3 आ गई। और अगर y 1/3 आ गया तो x कितना आ गया, 4/3 आ गया। चेक कर लो सेकंड इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, 7 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 10, मैच कर रहा है। 28 प्लस 8 नहीं मैच कर रहा सर, गलत है ये तो ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चेक कर लो चाहो तो एक बार, अगर तसल्ली के लिए करने हैं तो। सो एक्स की जगह 1 माइनस वाई पुट करके देख लेता हूं मैं, तो जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। मैंने तो बस आपको एक ऑल्टरनेट तरीका बताने के लिए ऐसे बता दिया, नहीं तो एक्स और वाई डायरेक्टली तो फाइंड कर ही लूंगा मैं। कितना बन गया ये, सो वाई इज इक्वल टू 3 बन गया शायद, और अगर वाई की वैल्यू 3 है तो एक्स की वैल्यू -2 आएगी। चेक करो सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, -14 प्लस 24, हाँ जी कर रहा है, सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। डन। तो बस 3 केसेस जो बनते होते हैं नॉन होमोजीनियस के, तीनों अगर मुझे कंडीशंस पता है बाकी सारे काम तो हो ही जाएंगे। ओके। और एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करना, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, पूछा गया कि भाई अल्फा बीटा की वैल्यूज कौन सी होंगी ताकि नो सॉल्यूशन आ जाए या फिर इट हैज अ सॉल्यूशन, ये कम से कम एक सॉल्यूशन आ जाए। तो इसको ट्राई करना, इसमें नो सॉल्यूशन वाला भी कवर हो गया है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन वाला भी कवर हो गया है, इनफाइनाइट वाला हमने कवर कर रही है ऑलरेडी, तो सारी आपके कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। डन। तो सॉल्व करना है इसको और बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शंस में कमेंट्स में बता देना इसको। ओके। वन लास्ट क्वेश्चन, पढ़ लो स्टेटमेंट। लेट एस इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इंटरवल दे दिया -π to π, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है सर। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा गया, बन गई ये बात, पता है हमें। होमोजीनियस में दो ही केसेस होते हैं, एक यूनिक वाला, एक इनफाइनाइट वाला। यूनिक में तो ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल किस में होता है, इनफाइनाइट में होता है। यस और इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा इक्वल टू 0, यूनिक की कंडीशन होती है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी चीजें तो हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, देखते पता चल जाएगा सारा कुछ कि सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा गया तो डेल्टा को 0 करूंगा बस मैं, और डेल्टा को 0 पुट करेंगे तो थीटा में मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सोल्व करके थीटा की वैल्यू से तो फाइंड करनी है। डन। तो पूछा क्या गया कि भाई जितनी भी थीटा की वैल्यूज आएंगी उन सबका सम पूछा गया, 120/π से मल्टीप्लाई करना है। कर दे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग हमने कुछ नहीं लगाना, कंसेप्ट हमें पता ही है। डेल्टा सॉल्व करो बैठ के, 1/√3 -1 tan थीटा √7, √7 कहाँ से आ गया, 1 tan थीटा इक्वल टू 0 करना है, करके देखते हैं चलो। tan स्क्वायर थीटा -√7 -tan थीटा -√7, पता चल गया सर √7 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। इसी को देख के थोड़ा नर्वस हो रहे थे हम तो, -1 tan थीटा ऐसा कुछ आ गया, करते हैं सिंप्लीफाई इसको। सो -√7 प्लस √7 कैंसिल आउट, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा दिखना स्टार्ट हो गया सर, फैक्टर्स बन रहे। इन दोनों में से अगर मैं tan थीटा कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में आएगा tan थीटा +1, और इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 + tan थीटा, दो रूट्स आ गए हैं, tan थीटा -√3 एंड tan थीटा +1, तो tan थीटा की दो वैल्यूज आ गई, +√3 एंड -1, हो गया काम। अब थीटा की वैल्यूज तो बताना आता ही है मुझे,
करें ट्राई, बताओ मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। tan थीटा इक्वल टू √3, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? थीटा कहाँ लाई कर रहा था? माइनस पाई से लेके पाई के बीच में। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मुझे, और अगर कंफ्यूजन है मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बना के देखूंगा कि सर माइनस पाई तो कहाँ पे होता है ना, जीरो से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो यहां पे होता है पाई, माइनस पाई सॉरी। फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे -π/2 आ गया, इस डायरेक्शन में जाएंगे 0 आया, इस तरफ गए π/2 आया, इस तरफ गए पाई आया, ये सिचुएशन है। तो -π से चलना स्टार्ट करा, पाई तक जाना है हमें। चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो गए, पहली बात तो ये समझ में आ रही है। और tan थीटा पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो ना क्वाड्रेंट से देख लिए करो, कंफ्यूजन नहीं रहती बिल्कुल भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट से देख लो कौन सा आएगा, थर्ड से कौन सा आएगा। तो फर्स्ट से तो सर पता ही है हमें 60 डिग्री होता है, π/3 आ जाएगा। थर्ड से बताओ कौन सा आएगा। अब कुछ लोग बोल देते हैं पाई प्लस π/3 आएगा, बट वो तो हमारे इंटरवल में नहीं है ना, -π से देखना है, तो -π प्लस π/3 आना चाहिए। नो, ये चीज बनेगी। ये दो वैल्यूज आ गई थीटा की। सिमिलरली जब tan थीटा की वैल्यू -1 है, नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव कहां पे होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पता है पाई -π/4 आता है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आ जाएगा? -π/4 आ जाएगा। इतनी थीटा की वैल्यूज आ गई, सबको ऐड करना था कर देते। तो समीशन ऑफ थीटा कितना आ गया? सबको उठा के ऐड कर दो, और ऐड करना बड़ा ज्यादा इजी सा लग रहा है मुझे तो। -π प्लस पाई कैंसिल आउट हो जाएगा सर, यस। तो लिख दें क्या एक बार, π/3 -π प्लस पाई कैंसिल आउट हो गया, ये भी π/3 आ गया, ये π/4, ये π/4। हाँ जी सही बात है, हो गया ये तो। सो 2 टाइम्स π/3 -π/4, 2 टाइम्स π/12 आ गया शायद, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। सो π/6 आया यहाँ से, 120/π से मल्टीप्लाई करना है। सो 120/π इंटू π/6, 20 शुड बी द आंसर। यस, ये आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट। तो ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बस मैं एक बार रिवाइज कर लूँ, 5 मिनट लगा के सारे केसेस एक बार रिवाइज कर लूँ, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और हर साल पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। डन, ओके। तो ठीक है, ये वाला सेशन हमारा कंप्लीट है। होमवर्क क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, कमेंट्स में आंसर बता देना, और इसके अलावा अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, वहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।